बताएंगे सचिवालय सहायक का, तो बोले सोर्स बताएंगे, ऑफलाइन आएंगे तो बता देंगे। लेकिन आप लोग इस पे ये लग जाइए, मैथ और रीजनिंग, इसके बिना होगा नहीं सचिवालय से। फाइनल सेशन होगा, आप लोग पीटी भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, लेकिन हमको मेरिट नहीं बनेगा, क्योंकि एक मेरे बहुत जान पहचान हुए, हम तो देते नहीं थे इसको। साथ ही फ्रेंड बोल रहे हैं। नहीं, कटअप बहुत ज्यादा गया था, पता है ना आपको, कटअप बहुत ज्यादा गया था पिछली बार में। अच्छा जाना चाहिए। अब बीपीएस 67 पीटी की बात कर रहे हैं, ठीक। और बस कल आप लोग लास्ट में खत्म करते समय लास्ट में ये कुछ बताएंगे क्या करना है, सेटिंग वाली बात नहीं बताएंगे, लेकिन बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, ताकि एक दो नंबर आप लोग का हो जाए बिल्कुल। बताइए कि इसरो के चेयरमैन कौन बने हैं? इसरो के चेयरमैन कौन? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, नंबरिंग क्या है उनका? एस सोमनाथ, एस सोमनाथ बने हैं अभी। नंबरिंग क्या है उनका? इसरो का जो चेयरमैन बने। इनसे पहले कौन थे? के सिवन थे। अभी कौन बने हैं ना? एस, ये है इसरो के चेयरमैन। आप लोग नंबरिंग पूछ दे तो किस नंबर के चेयरमैन है? के सिवन 9वां थे, ये 10वां है। के सिवन 9वां थे, ये सोमनाथ 10वां है। पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज। पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में आज तक कोई, वहां के सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला जज नहीं थी, पहली बनी है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग पता होना चाहिए। आज आज आप लोग को ऑप्शन कम मिलेगा। हाँ, ज्यादा ये कराना है वही करवाएंगे, मतलब कि हमको जहां फील होगा कि आप लोग को कराना चाहिए। क्या नाम है इनका? आयशा मलिक। हाँ, आयशा मलिक है, ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जज है, और ये पहली जज है पाकिस्तान में, पहली। आज तक कोई महिला जज वहां पे हुई ही नहीं थी। और सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, बताइए सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार नाम बताइए। आर्थिक पूछता है क्वेश्चन ऐसा, सलाहकार पढ़े हैं? पढ़े हैं ना आप लोग? आर्थिक सलाहकार मुख्य, हाँ बिल्कुल, नाम लिख लीजिए, वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरम, ये आर्थिक सलाहकार है, नागेश्वरम मुख्य आर्थिक सलाहकार है सरकार के, ये बी अनंत नागेश्वरम। इस टाइप का ये क्वेश्चन करता है, इसलिए आप लोग फैक्ट सिर्फ याद रखिएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणी मिलता है। हम 21 कराए थे आप लोग को, ये 22 करा रहे हैं। 2 श्रेणी में ये मिलता है पुरस्कार। एक मिलता है आपको संस्थागत श्रेणी में, संस्थागत, और एक मिलता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत, हाँ व्यक्तिगत मिलता है, दोनों श्रेणी में ये मिलता है। आप लोग पहले क्वेश्चन अगर यहाँ से करेगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, संस्थागत पूछ रहा है कि व्यक्तिगत पूछ रहा है। संस्थागत श्रेणी में लिखिए, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला, संस्थागत श्रेणी मिला है 22 में, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, प्रबंधन संस्थान को। संस्थागत श्रेणी मिला है, व्यक्तिगत श्रेणी में नाम लिखिए विनोद शर्मा को, विनोद शर्मा, विनोद शर्मा।
इनको मिला व्यक्तिगत श्रेणी में, इनको संस्थागत श्रेणी में। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेताजी पूछता है क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन पुरस्कार पूछता है क्वेश्चन, लिख लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, लिखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 2021 के पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी 2021 के पुरस्कार लिख लीजिए। कुछ नाम लिख पाएंगे फटाफट उसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही कर देगा क्वेश्चन। उसमें क्या क्या बनाया क्वेश्चन कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ। आईसीसी मतलब ये सिर्फ भारत का नहीं है, इंटरनेशनल ऑल क्रिकेट। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का 2021 के पुरस्कार, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, वर्ष की महिला खिलाड़ी 2021 की। इसलिए देखिए हम छोड़ देते इसको, लेकिन यहाँ से बनता है क्वेश्चन, और बनने का इसलिए ज्यादा संभावना हो जाता है या जानना जरूरी हो जाता है कि ये, हाँ, और ये मिला किसको है? मंदाना। कहाँ के प्लेयर है? भारतीय प्लेयर है, इसलिए ये महत्व हो जाता है कि 21 में आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला स्मृति मंधाना को, स्मृति मंधाना को मिला। ठीक आपको याद था? रश्मिका मंधाना कौन है? क्या है वो बताइए, जाना चाहिए। साउथ एक्ट्रेस है, बिल्कुल। और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है? वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर महिला है ना ये? पुरुष में, पुरुष में कौन है? पुरुष में नहीं, यहाँ पे क्या है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, तो यहाँ पे बहुत लोग हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखिए, क्योंकि शाहीन अफरीदी है। शाहीन अफरीदी कौन है? शाहीन अफरीदी कौन है? पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है, हाँ, दामाद होने वाला है। हाँ, शाहीन अफरीदी, हाँ, शाहीन अफरीदी है, पाकिस्तान का प्लेयर है, वहां का फास्ट बॉलर है। शाहीन अफरीदी पुरुष में है। और लिखिए कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, ये तो प्लेयर में हो गए, हाँ, पूरा ये प्लेयर में हो गए, सारे सेक्शन में। मान लिया इसको वनडे प्लेयर किसको माना है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर? वनडे लिख लीजिए, वनडे प्लेयर बाबर आजम। ये कहाँ का है? पाकिस्तान का कप्तान है ये। बाबर आजम को मिला सर्वश्रेष्ठ वनडे। और टेस्ट किसको मिला? टेस्ट, वनडे का वो हो गया, और टेस्ट के लिए किसको मिला है? टेस्ट के लिए मिला है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो रूट। ये कहाँ का है? इंग्लैंड का प्लेयर है, वर्तमान में कैप्टन नहीं है, ये हट गया। हाँ, जो रूट 2021 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर आईसीसी ने माना इसको। और T20 का आईसीसी का पुरस्कार है, इसलिए याद करना होगा। T20 का 21 का टॉप प्लेयर मोहम्मद रिजवान। ये कहाँ का है? ये भी पाकिस्तान का है। अब विकेट कीपर बल्लेबाज है ये। T20 के लिए मोहम्मद रिजवान को माना है। और बताइए फीफा के 2021 का सम्मान, फीफा के वर्ष 2021, फीफा मतलब समझ रहे हैं? हाँ, फीफा 2021 के सम्मान 20 का करवा दिए थे, ये 21 का है। आप लोग के कॉपी में होगा 20 का। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसको माना है? नहीं, फीफा का अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोस्की, रॉबर्ट लेवांडोस्की।
हाँ अरे बता रहे हैं बहुत। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ये पुरुष फीफा का 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है, इसी को अवार्ड मिला है। कहाँ का है ये? पिछली बार भी इन्हीं को मिला था। पोलैंड, पोलैंड के हैं। पोलैंड कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश में। पोलैंड के प्लेयर हैं ये। महिला में किसको मिला है? एलेक्सा पुटेलोस, नाम सुने होंगे, एलेक्सा पुटेलोस, एलेक्सा एलेक्सा पुटेलॉस, एलेक्सा पुटेलॉस को मिला है ये फीफा 21 का पुरस्कार है। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर एलेक्सा पुटेलॉस। ये कहाँ की हैं एलेक्सा पुटेलॉस? ये बस पड़ोसी देश उसका है, पुर्तगाल का पड़ोसी देश है, स्पेन। स्पेन किस महासागर के किनारे पड़ता है? किस महासागर के पूर्वी तट पे पड़ता है ये? अटलांटिक महासागर। हम महासागर पूछ रहे हैं, अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पड़ता है। और एक बात आपको ये लिखिए, ब्लैक सी के किनारे ये नहीं पड़ेगा। अटलांटिक महासागर के पूर्वी छोर पड़ता है। पश्चिमी पे छोर पे ये कौन पड़ता है? नॉर्थ अटलांटिक, अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, ये सब पड़ता है। पद्म अलंकरण लिखिए 2021। पद्म अलंकरण 2021, पद्म अवार्ड वो लिखा दिए थे आप लोग को, 20 करवा दिए थे आप लोग को पूरा बढ़िया से। इसमें बताइए टोटल कितना मिला था? जो जो यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, टोटल कितना मिला था? उसमें 13 मिला था कि 19 मिला था? उसमें 19 था ना, 119 था आप लोगों को। हाँ पूरा बने। इसमें 128 मिला टोटल। पूछते पदक तो मारिएगा, 128 पदक मिला टोटल 21 में। नहीं, 4 पद्म विभूषण है, लिखिए 4 पद्म विभूषण, जिसमें 4 पद्म विभूषण, सबसे विभूषण, जिसमें 4 पद्म विभूषण है। लिख लीजिए, संख्या भी पूछ सकता है। 17 पद्म भूषण है, 17 पद्म भूषण है, विभूषण यहाँ पे शिव कर लीजिए भूषण। 17 आपको है पद्म भूषण, 4 पद्म विभूषण है। और पद्मश्री कितना है? जोड़ लीजिए, पद्मश्री है, पद्मश्री है 117 पद्मश्री। ये लिखिए टोटल 128 बना लीजिए। पूछेगा बीपीएससी में करके, या फिर ये सारा दे के दे देगा कि ये कौन सा सही है। तो फैक्ट यह है कि 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 107। इसमें पद्म अलंकरण में 2021 में कितने महिलाओं को मिला है? कितनी महिलाएं इसमें पद्म अलंकरण पाने वाली? कुल 34 महिला है। महिला पूछ दे, टोटल 34 महिला को पद्म ये मिला है, पद्म अलंकरण 34 महिला को। और 10 विदेशी या प्रवासी पूछ दे तो 10 विदेशी अप्रवासी, विदेशी भारतीय, सब लिख लीजिए। 10 को मिला है। 10 अगर हाँ ये पूछ देगा कि अप्रवासी भारतीय को, विदेशी को कितना मिला है। टोटल 10 को मिला है, विदेशी को मिला है, विदेशी अप्रवासी भारतीय सब मिला के 10 मिला है, महिला 34 मिला है। ये सब फैक्ट आप लोग को याद रखना होगा अपने कंप्यूटर से आगे ये जाने के लिए। पद्म विभूषण किनको मिला है? चारों का नाम पता है आप लोग को? लिख लीजिए, सुश्री प्रभा अत्रा, ये लिख लीजिए कम से कम, सुश्री प्रभा अत्रे, सुश्री प्रभा
अत्रे, सुश्री प्रभा अत्रे, चारों जो ये नाम है विभूषण का लिख लीजिए। चूज करने के लिए आता है ना क्वेश्चन विभूषण में, किनको किनको मिला विभूषण, तो इसलिए खासकर उसमें आपको ये पद्मश्री नहीं पूछता है, पद्म विभूषण पूछता है, और पद्म भूषण में भी कोई क्वेश्चन पूछ देता है जो महत्वपूर्ण होता है, वहां से बना है क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे। हाँ, किस क्षेत्र से, ये कला से है, आर्ट से पूछता है। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, डायरेक्ट इनका नाम दे देगा, ये पद्म विभूषण किस फील्ड से है, कला से। डायरेक्ट नाम देके क्वेश्चन पूछ देगा किस फील्ड से है, हाँ किस फील्ड से है वो, इसलिए फील्ड तो जरूर है। दूसरा में लिख लीजिए राधे श्याम खेनका, श्री राधे श्याम खेनका, श्री राधे श्याम खेमका, खेमका, श्री राधे श्याम खेमका। दूसरा पद्म विभूषण मिला इनको, किस फील्ड से है, साहित्य और शिक्षा से, आर्ट से नहीं है, ये है आपको साहित्य और शिक्षा से है, साहित्य, साहित्य और शिक्षा से, साहित्य और शिक्षा से ही है खेमका। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, फेमस पर्सनालिटी आपको जाना चाहिए, जनरल बिपिन रावत को मिला पद्म विभूषण, जनरल बिपिन रावत सर को मिला है, जनरल बिपिन रावत सर को मिला है, किस फील्ड से मिला है, हम इसको छुपा के रखे थे आप लोग से पूछने के लिए, ताकि हमको पता है कि हम नहीं बताएंगे तो हो सकता है आप लोग वहां पे कंफ्यूज कर जाइएगा, इसीलिए हो सकता है कि यहाँ से बना के ये कर दे क्वेश्चन कि जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण मिला है, किस फील्ड से मिला है, लिख लीजिए। इनको मिला सिविल सेवा में, हाँ सिविल सेवा, हाँ सिविल सेवा के क्षेत्र, सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको मिला है। अगर डायरेक्ट रक्षा सेवा दे दे और ये दे दे तो आप मारिएगा, ये सार सब उसी सिविल सेवा के क्षेत्र में माना है, सिविल सेवा जो इनका योगदान था। चौथा लिखिए श्री कल्याण सिंह, नाम सुने होंगे, मरणोपरांत मिला है। और कल्याण सिंह कौन थे, ये उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, बहुत चर्चा में क्यों रहे थे, 1992 में बाबरी मस्जिद पे जो ये हुआ था, विध्वंस हुआ था, उस समय वहां के सीएम थे। हाँ, मरणोपरांत मिला इनको, किस फील्ड के लिए मिला इनको, इनको किस क्षेत्र के लिए मिला है, पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स। चारों लिख लीजिए। पद्म विभूषण जरूरी है, पद्म विभूषण, और भूषण में लिख लीजिए, भूषण में कुछ कुछ ऐसा हम आप लोग को ये नाम लिखवाएंगे कि हो मतलब कि वो जानना जरूरी है, ताकि आप लोग कंफ्यूज मत करेंगे। कितना को मिला था पद्म विभूषण, भूषण 17 को मिला था, उसमें 4-5 नाम लिखवा देंगे कि आप लोग ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि उनको पद्म विभूषण मिला था, क्योंकि वैसे कुछ कुछ पर्सनालिटी हैं कि नाम सुनते ही आप लोग ये सोचिए कि नहीं नहीं इनको पद्म विभूषण मिला था, टिक करने में आ जाता, लेकिन उनको पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण मिला था। नाम लिखिए, साइरस पूनावाला, पद्म भूषण में साइरस पूनावाला, व्यापार और उद्योग जो क्षेत्र मिला है, क्षेत्र लिख लीजिए, साइरस पूनावाला, व्यापार और उद्योग। साइरस पूनावाला कौन है ये, हाँ व्यापार और उद्योग, हाँ इनको भूषण मिला था, जो लिखवा रहे हैं सबको लिखा रहे हैं भूषण, कुछ कुछ नाम लिख लीजिए बस। साइरस पूनावाला को भूषण मिला था। और लिखिए सुंदर राज पिच्चई, जानते हैं ना सुंदर, हाँ सुंदर राज पिच्चई, सुंदर राज पिच्चई, ये कौन है,
हाँ विदेशी हैं ये। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं। भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। व्यापार उद्योग में ही मिला है। इनको भी पद्म भूषण मिला है। श्री नहीं, इनको ना पद्म श्री मिला ना विभूषण मिला है। कुछ को नाम हो सकता है, चर्चित है, लिख लीजिए। श्री सत्यनारायण नडेला, सत्य नडेला, सत्या नडेला, ये भी यूएसए के हैं, भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी हैं। इनको मिला है उद्योग में, सेम चीजें मिला है। हाँ पद्म भूषण है ये। यहां से खेल से एकमात्र हस्ती है जिसको पद्म भूषण मिला है। क्या नाम है उनका? श्री देवेंद्र झांझरिया। नाम सुने हैं ना? देवेंद्र झांझरिया, झांझरिया। इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। नाम याद रखिएगा। खेल में टोटल आपके पास कितने लोग को मिला है खेल से रिलेटेड पद्म भूषण? ऐसे लास्ट में आप लोग को हम करवाएंगे, क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन आप बता दे रहे हैं जब इनका नाम आया तो। खेल के फील्ड में अभी शायद वो ये प्रशिक्षक हो या प्लेयर हो खेल से रिलेटेड, टोटल 9 लोग को मिला है, जिसमें 8 लोग को पद्मश्री मिला है और इनको मिला है पद्म भूषण, देवेंद्र झांझरिया को। पैरालंपिक भाला फेंक, श्री नटराजन चंद्रशेखर। कौन है ये? नटराजन, नटराजन चंद्रशेखर। इनको क्या मिला? ये मत भूलिएगा, पद्म विभूषण। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर को, इनको भी पद्म भूषण मिला है। उद्योग और व्यापार से हैं और ये खेल से हैं। इतना नाम आप लोग को ये होना चाहिए। जो ये नाम लिखा हुआ है पद्म भूषण है, ये पद्म भूषण है ये। डायरेक्ट तो दिया जाता, हाँ मिला है, डायरेक्ट दिया जा सकता है। नहीं वैसे भी होता है कि मान लीजिए कि वैसे पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब कि भारत रत्न मिलने के लिए ये मिलना जरूरी है, वैसा नहीं है। मतलब कि ये हो कि बिना किसी प्राइज के भी किसी को भारत रत्न दिया जा सकता है। मिला है। ये क्वेश्चन बताइए, बीपीएससी का पेपर है ना ये, हम लोग बीपीएससी दे रहे हैं, तो यहां से ही क्वेश्चन, बिहार से कितने हस्ती को मिला है? बिहार से कितने हस्ती को मिला है? कितने हस्ती को? कौन सा आंकड़ा? 21 का है। 20 में क्या लिखवाए थे? कितना लिखवाए थे 20 में? 5 लिखवाए थे। हाँ वो भी थे। इसमें कितने को मिला है? इसमें 2 को मिला, लिख लीजिए 2 को। बिहार से कितने को मिला है? 2 को मिला है। सैलाब गुप्ता को मिला है। सैलाब गुप्ता पहला, सैबाल लिख दे रहे हैं हम, सैबाल, हाँ वही बाल, BAL, सैबाल गुप्ता को मरणोपरांत मिला। इनको गुप्ता जी को मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत मिला है। सैबाल गुप्ता किस फील्ड में मिला है? साहित्य और शिक्षा, और शास्त्र नहीं होता इसमें, साहित्य और शिक्षा इस क्षेत्र मिला है। बिहार से 2 को मिला है, साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है सैबाल गुप्ता को। दूसरा लिख लीजिए आचार्य चंदना जी को, आचार्य चंदना जी, चंदना जी को मिला है। इनको किस फील्ड में मिला? लिख लीजिए सामाजिक कार्य के लिए मिला है इनको, सोशल वर्क। हाँ समाज, हाँ पद्मश्री मिला दोनों को, सामाजिक कार्य। बिहार से 2 लोग को मिला है पद्मश्री, पद्मश्री मिला है बिहार से 2 लोगों को। इनको फील्ड याद कर लीजिए। बिहार से सिर्फ 2 लोगों को मिला पद्म अलंकरण। पर्सनालिटी से क्वेश्चन कीजिए एक। बिरजू महाराज का नाम सुने होंगे, मशहूर कथक डांसर। कहां से, किस घराने से हैं? महाराज घराने से हैं। महाराज घराने से,
घराना का नाम ही महाराज है। हाँ, महाराज घराने से हैं। कहाँ के हैं? ये घराना वाराणसी। हाँ, वाराणसी। इनसे कर लीजिए कि इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए जाना जरूरी। हाँ, मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम पूछ देता है। इनका मूल नाम क्या था बिरजू महाराज का? पंडित। इनका मूल नाम बीपीएससी में मेन पर्सनालिटी का एक ये चलन चल गया पूछने का मूल नाम। इनका मूल नाम क्या था? बिरजू महाराज के नाम से तो ये फेमस थे, लेकिन नाम क्या था इनका? इनका नाम था पंडित ब्रजमोहन, ब्रजमोहन मिश्रा। ये सारा फैक्ट बीपीएससी के लिए है, लेकिन ये सारा फैक्ट आप लोगों को सारे कंपटीशन में ये उपयोगी होगा, और खासकर जो सचिवालय सहायक में भी करेक्टर पूछता है वहां भी काम करेगा। मूल नाम था पंडित ब्रजमोहन मिश्रा। इनको पद्म विभूषण कब मिला था? पद्म विभूषण कब मिला था इनको? विभूषण 1986 में। 1986 में इनको पद्म विभूषण मिला था। नहीं, 86 मिला है इनको। मर गए अभी, ये मृत्यु हुई है इनकी। हाँ, इसीलिए मतलब कि पर्सनालिटी से बन सकता है क्वेश्चन। ठीक, मान लीजिए कि, और यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा मेरे ख्याल से ये बनेगा, इनका मूल नाम पूछेगा। ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, पूछ सकता है। बनेगा तो ये बनेगा, इनका मूल नाम क्या है बिरजू महाराज का? कथक। ये किससे रिलेटेड है? किस नृत्य से? कथक का नाम सुने? कथक। कथक से। कथक। कथक नृत्य। हाँ हाँ, पूछता है बिल्कुल। हमको था कि आप लोग पता होगा, इसलिए कि मतलब कि बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, कथक नृत्य से थे, सबको जाना चाहिए। 1986 में भारत रत्न नहीं मिला इनको। इनके लिए सबसे हाईएस्ट जो इनका अवार्ड था पद्म विभूषण ही था, जो उनको 1986 मिला है। अच्छा बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व, ऑप्शन नहीं देंगे। विश्व हिंदी दिवस। आज आप लोगों को 7 बजे तक क्लास लेना है, इसलिए बहुत ज्यादा हिंदी ये नहीं देंगे। विश्व हिंदी दिवस करवाएंगे, ऑप्शन वही कि जो कि करवाना चाहिए। लिख लीजिए, विश्व हिंदी दिवस कब है? 10 जनवरी। हाँ, 10 जनवरी लिख लीजिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी को है विश्व हिंदी दिवस। विवेकानंद जी का जन्म दिवस कब पड़ता है? हाँ, किस रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस में। ठीक। हाँ, पराक्रम दिवस बताइए। 23 जनवरी। किसकी जयंती है? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस? राष्ट्रीय बालिका दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस लिख लीजिए। राष्ट्रीय राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस 24 जनवरी, 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। बताइए सरोजिनी नायडू। राष्ट्रीय बालिका दिवस लिख लीजिए, पूछता है क्वेश्चन 24 जनवरी। अच्छा, मतदाता दिवस कब है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस है? बस यही हो गया, 25 हो गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। 24 जनवरी, 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस। शहीद दिवस यहीं पे, शहीद दिवस। शहीद दिवस लिख लीजिए। ये सब क्वेश्चन हर कंपटीशन पूछता है। ये क्वेश्चन जो पूछे, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और ये क्वेश्चन हर कंपटीशन पूछता है। ये 30 जनवरी। 30 जनवरी शहीद दिवस। डायरेक्ट पूछ देगा शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी को हुई थी। 30 जनवरी को हुई थी। पूछा है ना?
30 जनवरी को शहीद दिवस लिख लीजिए और साथ साथ ये भी लिख लीजिए कि कुष्ठ निवारक दिवस। गांधी जी काफी काम किए इस पे, इसीलिए 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ निवारक। कुष्ठ कुष्ठ होता है, कुष्ठ निवारक, कुष्ठ निवारक दिवस होता है। हाँ, लिप्रोसी 30 जनवरी को मनाया जाता है दोनों। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 22 लिखिए। आयोजन आयोजन कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये इसका हम ऑप्शन देंगे आप लोगों को। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? मिला है कि नहीं कहीं पे क्वेश्चन? है मिला है कहीं पे क्वेश्चन? ये नहीं मिला है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 आप लोग ऑप्शन बना रहे हैं। गोवा, दिल्ली, कोलकाता युवा महोत्सव है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 डी भुवनेश्वर, ई कोई नहीं, एक से अधिक। ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये लिख लीजिए। वैसे हुआ था वर्चुअल तरीके से, लेकिन कहाँ पे हुआ था, किसको मेजबानी में? इसको आंसर इसका ई होगा। गोवा नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, कोलकाता नहीं, भुवनेश्वर है नहीं, यूपी में भी नहीं होगा। ये होना था आपको पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश है ना पुडुचेरी में था राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुडुचेरी में हुआ था। लिख लीजिए पुडुचेरी। और इसका थीम क्या था? राष्ट्रीय युवा महोत्सव थीम क्या था इसका? लिखिए सक्षम युवा सशक्त युवा। सक्षम युवा सशक्त, सक्षम युवा सशक्त युवा, ये इसका थीम था। हाँ रिपोर्ट है। हाँ पढ़े हैं, पेपर में था, हम भी पढ़े थे। आईपीएल 15वां का प्रायोजक कौन है? 15वां का प्रायोजक आईपीएल 15वां का टाटा। हाँ आईपीएल 15 का प्रायोजक 15 का टाटा है ना। 14 का कौन था? 14 का वीवो था, वीवो। 15वां का टाटा था, यहाँ का था वीवो। और क्वेश्चन यहाँ पे ये है, टाटा तो आप लोगों को पहले हम पढ़ाए थे। ये क्वेश्चन है कि टाटा ने जो बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है, उसको कितना पैसा दे के इसका ये खरीदा? दो वर्ष के लिया है। कितने वर्ष के लिए लिया है? 15-16, मात्र 15 के लिए और 16 के लिए, 2 वर्ष के लिया है टाटा। 2 वर्ष के लिया है। उसके लिए कितना पैसा खर्च किया है टाटा? उसके लिए कितना पैसा खर्च किया लेने के लिए? 2 वर्ष के लिए 670 करोड़, 670 करोड़ रुपया 2 वर्ष के लिए टाटा ने दिया है बीसीसीआई को। ठीक। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है आगे, प्रोजेक्ट अभी जो ये 15 किसके पास था? वीवो के पास ही था, लेकिन करार तोड़ने के एवज में वीवो ने बीसीसीआई को कितना दिया है? वीवो ने करार रद्द करने के लिए
विवो 454 करोड़, 454 करोड़ रुपया बीसीसीआई को दिया है, बीसीसीआई को दिया है करार तोड़ने के लिए विवो, और ये टाटा दिया 2 वर्ष के लिए 670 करोड़। तो टोटल कितना मिल गया? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से, क्वेश्चन अगर बाद में हुआ होगा सेट, तो अगर आपको ये टेनिस से बनाएगा भी तो। पुरुष विजेता कौन था? राफेल नडाल। राफेल नडाल था, कितना बार जीता है ये? 21 बार। राफेल नडाल कहाँ का प्लेयर है ये? स्पेन, स्पेन। टोटल ग्रैंड स्लैम में कितना जीता है ये? 21। 20-20 पे कौन 10 प्लेयर हैं? 20 कौन जीता है? नहीं, 20 ग्रैंड स्लैम कौन कौन प्लेयर जीते हैं? 20। नोवाक है, नोवाक जोकोविच, ठीक। दूसरा बताइए, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर, दोनों 2020 पे हैं। महिला में लिख लीजिए एस्ले बार्टी, महिला में एस्ले बार्टी, महिला में एस्ले बार्टी, एस्ले बार्टी है महिला में विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन की। ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। किसको हरा के जीती थी ये नहीं पूछेगा, ये नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूछ सकता है ये किसको हरा के जीते थे, इसलिए कि यहाँ पे रिकॉर्ड बना है ना, जहां पे बनता है रिकॉर्ड बनता है वहां का सारा फैक्ट याद रखना चाहिए। तो ये बनेगा, क्वेश्चन बना सकता है कि ये रिकॉर्ड बनाने के लिए राफेल नडाल ने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम किसको हरा के जीता है। आपको पता होना चाहिए कि जिनको हराया है वो 2021 के यूएस से ओपन चैंपियन है, और जो कि मतलब कि ये किसको हरा के जीते थे? नोवाक जोकोविच को। किसको हरा के जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। नाम लिख लीजिए। वो नहीं बोल रहे हैं, राफेल नडाल जो जीता है ये किसको हरा के जीता है? नहीं, 21 का ऑस्ट्रेलियन जीता था, फ्रेंच जीता था, विंबलडन जीता था, ठीक। 21 की बात कर रहे हैं, 21 में जीता था ना कौन आपको? ये नोवाक जोकोविच तीनों जीता था, चौथा हार गया था। 21 का जो अवार्ड था तीनों कौन जीता था? पहला कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है। कौन जीता था वो? नोवाक जोकोविच जीता था, तीनों जीता था। अमेरिकन हार गया था। किससे हारा था वो? अमेरिकन नहीं, वो हारा था डेनियल मेदवेदेव से। डेनियल, हाँ, डेनियल मेदवेदेव से हारा था, उसी को हरा के ये जीता है। किसको हराया पूछेगा तो क्वेश्चन, राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन में किसको हराया, किस प्लेयर को हरा के जीता है, रिकॉर्ड बनाया है। हाँ, अब मेनली यही पूछना चाहते थे। लिख लीजिए, डेनिल मेदवेदेव को हरा कर जीता है, रिकॉर्ड बनाया है। डेनिल मेदवेदेव, डेनिल मेदवेदेव को। ये कहाँ का प्लेयर है? रशियन प्लेयर है, रशिया का रशियन प्लेयर है। इसी को हरा के वो ये रिकॉर्ड बनाया है राफेल नडाल। तो कल तो ये आप लोग को नोवाक जोकोविच का फैक्ट बता ही दिए थे। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने के लिए गए थे, लेकिन उनको वीजा नहीं दिया गया, और ये कारण बताया गया कि आपने वैक्सीन नहीं लिया है, कोरोना वैक्सीन नहीं लिया था, इसलिए उसको वहां का वीजा नहीं दिया गया, वहां से लौटना पड़ा। नोवाक जोकोविच को नाम से ये पूछ सकता है क्वेश्चन। इंडिया ओपन बैडमिंटन, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का विजेता कौन है?
इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का विजेता कौन है, पता है आप लोगों को? बताइए। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का विजेता, इंडिया ओपन ओपन बैडमिंटन 2022 का विजेता लक्ष्य सेन का नाम सुने हैं? लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन, हाँ मेल, मेले चाहिए कि इसलिए कि महिला में कोई भारतीय नहीं है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 कप का एकल का विजेता कौन है? लक्ष्य सेन। और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन, सैयद मोदी क्या सबसे बड़ा टूर्नामेंट है भारत का ये, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ये, सैयद मोदी समझ जाइए, ये जो टूर्नामेंट है इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन, इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। पुरुष एकल बताइएगा और महिला एकल कौन है विजेता, लिख लीजिए। पुरुष एकल में लिखिए फाइनल मैच नहीं हुआ था, कोरोना पॉजिटिव निकल गया था, दोनों प्लेयर जिसके बीच फाइनल होना था दोनों विदेशी प्लेयर था, इंडियन कोई नहीं था, दोनों विदेशी था, फाइनल मैच रद्द हो गया था। महिला लिखिए, महिला में पीवी सिंधु भारत, महिला में पीवी सिंधु भारत, महिला में पीवी सिंधु। कुछ खेल से रिलेटेड कुछ बंदा का पद्म श्री, पुरुष में फाइनल नहीं हुआ था, पद्म श्री कुछ खिलाड़ियों का हम लिखवा सकते हैं, लिखवा दें नाम, ताकि आप लोग ये मेनली लिखवा रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूजन से बचे, क्योंकि नो डाउट कहीं से हम कुछ बच्चों से क्वेश्चन किए हैं और ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे कंफ्यूज हो गए, वहां से हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन किए थे कि नीरज चोपड़ा को कौन सा सम्मान मिला है, वो नहीं पूछे थे कौन सा सम्मान, ऑप्शन दिए थे पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक, और उसमें ये खेल रत्न दिए थे। तो बहुत लड़का तो खेल रत्न तो के साथ साथ ऑप्शन था कौन कौन मिला है, बहुत लड़का इसको मारा पद्म भूषण, इनको पद्म श्री मिला है। तो ये ओलंपिक में 3-4 पर्सनालिटी वैसे हैं कि आप जिनको मत कीजिए कंफ्यूज, तीनों का नाम लिखवा दे रहे हैं, जिसको लिखवाएंगे सबको पद्म श्री मिला है, लिख लीजिए पद्म श्री ही मिला है। नीरज चोपड़ा को पद्म श्री मिला है, अवनी लेखरा को पद्म श्री मिला है, अवनी लेखरा को पद्म श्री मिला है, और वंदना कटारिया को भी देश को जाति शिक्षा को लेकर बड़ी बवाल हुआ था देश में, इसलिए तीनों को पद्म श्री मिला है, नाम लिख लीजिए। नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा और वंदना कटारिया को पद्म श्री मिला है। और टोटल तो बता दिए कि अब की बार ये 9 खिलाड़ी को मिला था पद्म अलंकरण, टोटल 9 खिलाड़ी को मिला है, जिसमें रजत किसको मिला है, ऐसे कर दिया क्वेश्चन, रजत किसको मिला है 9 में? देवेंद्र झंझरिया, उनको रजत मिला है बस। हॉर्नबिल हाँ पद्म भूषण मिला उनको, 9 मिला है टोटल में ना, खेल खिलाड़ी और प्रशिक्षक को मिला के मतलब कि टोटल को मिला है 9, जिसमें 8 को क्या मिला है पद्म श्री, और 1 को मिला है पद्म भूषण। भूषण किसको मिला है? देवेंद्र झंझरिया को, उसी को सिर्फ मिला है, और 8 को मिला है पद्म श्री। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनता है? हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल हमेशा पूछता है ये HORN हॉर्नबिल महोत्सव, हमें हॉर्नबिल नागालैंड में मनता है, हमेशा मनता है। एक बार पूछा क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार इसलिए क्वेश्चन बता, मतलब कि हम पूछ रहे हैं, महोत्सव तो बहुत सारा मनता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि अब की बार इस महोत्सव को कैंसिल कर दिया गया। किस कारण से?
पिछली बार जो बताया था कि आज मतलब कि असफसा जो वहां पे किया गया तो जो हटाने के जो जो आपको विधानसभा में वहां पे जो प्रस्ताव पारित किया गया था किस लिए कि जो निर्दोष 14 लोग मारे गए थे उसके लिए पारित किया गया विधानसभा में, उसी लिए ये भी कैंसिल कर दिया गया है ये महोत्सव। 14 लोग जो मारे गए थे निर्दोष वहां पे, उसी लिए नागालैंड में ये बनता है। अमर जवान ज्योति का विलय, अमर जवान ज्योति का विलय कब किया गया था और किसमें किया गया है? अमर जवान ज्योति का विलय, सुने हुए क्वेश्चन ये, अमर जवान ज्योति का विलय कब किया गया और किसमें किया गया? कब किया गया लिख लीजिए, 21 जनवरी 2020 को। 21 जनवरी 2020 को, 21 जनवरी 2020 को क्या चीज, क्या चीज विलय? 21 है, अच्छा 22 है, देख लीजिएगा किसमें किया गया है। किसमें किया गया है, किसमें किया गया है, नाम पूछ सकता है ना, किसमें किया गया है, किसमें किया गया लिख लीजिए, किसमें किया गया विलय? नेशनल वार मेमोरियल, नेशनल वार मेमोरियल ज्योति, नेशनल वार मेमोरियल, मेमोरियल ज्योति में कर दिया गया है। ज्योति में किसका कर दिया गया है? अमर जवान ज्योति का। हाँ, इसमें इसका विलय कर दिया गया है, विलय नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में कर दिया गया है। और वो जो बताए कि अमर जवान ये जो था, ये ज्योति था, अमर जवान ज्योति किसकी याद में जलता था? ये क्वेश्चन पूछ दे, विलय किया गया इसका बहुत फेमस था, एक तरह से ये पर्यटन स्थल था कि जो भी दिल्ली जाता था ये गिर जाता था, यहाँ पे जरूर जाता था, तो ये बन जाता है क्वेश्चन, अमर जवान ज्योति किसकी याद में जलाया जाता था? ऑप्शन दे देगा, कारगिल, 65, 71 या फिर यहाँ पे जो हमला हुआ था फिलहाल, बताइए, लिख लीजिए। 1971 के भारत पाक युद्ध में, 1971 के भारत पाक युद्ध में, 1971 में जो भारत इंडिया पाक का हुआ था युद्ध, उसी में जितने ये शहीद हुए थे उन्हीं की याद मनता था ये अमर ज्योति। इसलिए ये आप लोग याद रखिएगा किसकी याद में, 1971 के युद्ध में। तो ये क्वेश्चन कि 16 जनवरी को, 16 जनवरी को मोदी जी ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? ये दिवस में बन जाएगा क्वेश्चन कि 16 जनवरी को कौन सा दिवस मोदी जी ने घोषणा किया नया मनाने के लिए? 16 जनवरी को ये दिवस मनाया जाएगा, इसलिए दिवस में इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। नेशनल स्टार्टअप डे, 16 जनवरी को क्या मनेगा? नेशनल स्टार्टअप, नेशनल स्टार्टअप डे बनेगा अब से 16 जनवरी को। दिवस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। नेशनल स्टार्टअप डे कब बनेगा? 16 जनवरी को। इसी में लिखे 26 दिसंबर, 26 दिसंबर भी लिख लीजिए, दिसंबर, ये भी संभावना है दिवस में पूछ दे। एक तो पूछता है एक क्वेश्चन दिवस से, 26 दिसंबर लिख लीजिए कि 26 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? हाँ लिख लीजिए, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस
26 दिसंबर वीर बाल दिवस, 16 जनवरी किसकी याद, किसकी याद मनाने के लिए? गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के शहादत के रूप में, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के शहादत के रूप में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है 26 दिसंबर। डेट याद कर लीजिएगा दोनों। अगला बताइए क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम कहां बना है, उद्घाटन कहां हुआ? भारत का पहला ओपन रॉक, हाँ खुला पत्थर, ओपन रॉक म्यूजियम भारत का पहला है, ओपन रॉक, ROC के, ओपन रॉक म्यूजियम। म्यूजियम पूछ दे कि किस स्टेट में पहला, भारत के किस स्टेट में बना है? पढ़े नहीं है ना आप लोग? हैदराबाद वो तो स्टेट ही नहीं है, तेलंगाना है, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा। हरियाणा ओपन रॉक म्यूजियम पहला, ये हैदराबाद में बना है। हैदराबाद, हैदराबाद शहर पूछ दे तो हैदराबाद, स्टेट पूछ दे तो तेलंगाना। ओपन रॉक म्यूजियम पहली बार बना है भारत में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कहां पर हुआ? 24वां शीतकालीन ओलंपिक, जी 24वां था ना, ये 24वां था शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में, बीजिंग में, चाइना, बीजिंग में हुआ था। लिख लीजिएगा 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहां पे हुआ था? बीजिंग में, चाइना में। इसका मोटो क्या था वो बता दीजिए, मोटो क्या है इसका, इस ओलंपिक का मोटो क्या था? मोटो 24वां शीतकालीन ओलंपिक का लिख लीजिए, टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, फ्यूचर टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, इसका मोटो था 24वां ओलंपिक का, शीतकालीन ओलंपिक का। अगला क्वेश्चन बताइए कि आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहां हुआ था? आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहां हुआ था? आईसीसी महिला विश्व कप 50 ओवर का महिला विश्व कप का आयोजन, विश्व कप का आयोजन आईसीसी विश्व कप महिला आयोजन। न्यूजीलैंड कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था, जो न्यूजीलैंड में हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था, हाँ न्यूजीलैंड। और जीता था कौन? ऑस्ट्रेलिया जीता था। किसको हरा के जीता था? इंग्लैंड को हरा के जीता था, इंग्लैंड को हरा के जीता था, ऑस्ट्रेलिया जीता था, न्यूजीलैंड में हुआ था। रूस ने यूक्रेन के किस 2 क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित किया? सबको पता होगा, सब लोग को पता होगा वो है? लुहांस्क एक नाम, लुहांस्क, एक दोनवास नहीं, दोनवास तो एक कोयला का क्षेत्र हो गया, दोनवास नहीं है उसको, हाँ दोनेत्स्क है, दोनेत्स्क, हाँ दोनेत्स्क पहला, दोनेत्स्क क्या, हाँ पुरानी, इसी से तो इसको ये आपको युद्ध स्टार्ट हुआ, हाँ और लुहांस्क, लुहांस्क, लुहांस्क ये है। और ये जो यूक्रेन का मैप है ना, पूर्वी यूक्रेन का क्षेत्र है ये,
इसका बॉर्डर रूस से लगता है, और दोनों जगह पे एक तरह से आप ये मान लीजिए कि जो यहाँ पे रूसी मूल के ये थे नागरिक, ये रसिया के सपोर्ट में रहते हैं। एक तरह से ये स्वतंत्र था, ये मतलब कि यहाँ पे ये विद्रोही थे। हाँ हाँ हाँ, बस ये हाँ हाँ, ये कर सकता है क्वेश्चन, इसलिए आपको ये नाम याद रखना होगा। लिख लीजिए क्वेश्चन, रूस ने यूक्रेन के किन दो क्षेत्रों को, रूस ने यूक्रेन के किन दो क्षेत्रों को स्वतंत्र क्षेत्र या स्वतंत्र देश घोषित कर दिया? स्वतंत्र स्वतंत्र क्षेत्र या स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। ये दोनों को, एक दोनेत्स्क था, दोनेत्स्क DONETSK, और एक था लुहांस्क। दोनेत्स्क और लुहांस्क दो क्षेत्र, और ये पढ़ते हैं पूर्वी यूक्रेन में, इनका बॉर्डर रूस लगा हुआ। ये दो क्षेत्र को स्वतंत्र देश कर दिया घोषित। इसी के बाद से युद्ध स्टार्ट हो गया था। हाँ, अब क्वेश्चन लिखिए कि विश्व बैंक के जनवरी 2022 के, विश्व बैंक के जनवरी 2022 के ताजा आकलन में, विश्व बैंक के जनवरी 2022 के ताजा आकलन में 2021-22 में भारत में जीडीपी में, भारत के जीडीपी में, भारत के जीडीपी में किसका आकलन है? WTO, विश्व बैंक का, WTO विश्व बैंक का भारत के जीडीपी में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? विश्व बैंक के जनवरी 2022 के, जनवरी 2022 में आया, और ये जो आंकड़ा पूछेगा अगर लेटेस्ट, तो जनवरी 2022 के आंकड़ा पूछेगा। जनवरी 2022 में, हाँ पहले भी किया था, लेकिन हाँ अभी वाला नहीं पूछेगा। हाँ, ये जो ये किया था जनवरी 22 में WTO, ये याद रखिएगा क्योंकि ये आंकड़ा सब जारी किया है। WTO भी किया है जारी, IMF भी किया है, सॉरी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक लिख लीजिए। विश्व बैंक ने, ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर लिखवा रहे हैं। 8.3, 8.3 यही पूछेगा। 8.3 2021-22 के लिए, इसीलिए ये मतलब कि 22 में किया, 2021-22 के लिए। हाँ, ये विश्व बैंक का कितना था? 8.3%। जीडीपी में वृद्धि होगा 20-21 में, ईयर में है 20, हाँ 21-22 में। IMF का कितना था? IMF कितना बोला है? IMF, विश्व बैंक बोल रहा है कि 8.3 होगा 21-22 में, IMF बोल रहा है कि 9.0। IMF बोल रहा है कि इतना वृद्धि होगा इतने साल में, 21-22 में भारत के जीडीपी में। और NSO कितना बोल रहा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ये बोल रहा है 9.2। विश्व बैंक, IMF बोल रहा है 9.0 और NSO बोल रहा है 9.2। 2021-22 में जीडीपी में भारत का ये वृद्धि रेट बता रहा है। बताइए कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
पूछता है क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। देखिए जो आप लोग कल क्वेश्चन किए थे हमसे, आप किए थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप किए थे इकोनॉमिक्स से ट्रेडिशनल क्वेश्चन बोले थे अगर 15 पूछेगा तो 5 पूछेगा। आप लोग करेंट कर लीजिएगा तो ये जो आंकड़ा आएगा ना इकोनॉमिक्स में चल जाएगा क्वेश्चन में। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, लिख लीजिए 2012, सिर्फ 12। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 2012। 2012 नहीं 2012 लिखिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। फ्लोराना का नाम सुने अभी आप लोग, फ्लोराना, फ्लोराना, हाँ ये क्या है, चर्चा में रहा है, हाँ बहुत चर्चा में रहा है, लिख लीजिए फ्लोरान, हाँ लिख लीजिए। ऐसा माना जा रहा है कि यह कोविड 19 और ऐसा माना जा रहा है कि यह कोविड 19 और इन्फ्लुएंजा का कोविड 19 और इन्फ्लुएंजा का मिला जुला स्वरूप है। फ्लोराना, कोविड 19 और इन्फ्लुएंजा मिला है, और पहला केस कहां पे इसका है, कोविड 19 है, कोविड 19 प्लस इन्फ्लुएंजा, फ्लुएंजा। ये पूछ देगा, ये तो पता चल गया ये क्या है, और ये पूछेगा कि इसका पहला केस कहां पे आया था, इजराइल, इजराइल। इसकी पहचान पहली बार कहां की गई थी, इजराइल में, देख लीजिए। हाँ ओमिक्रॉन अगर पूछ दे, साउथ अफ्रीका, हाँ ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका, ओमिक्रॉन यही फेमस पूछेगा। पहला बार ये कहाँ आया था, ओमिक्रॉन पूछ रहे हैं, साउथ अफ्रीका। और भारत में बताए थे, भारत में कहां पे था ये पहला केस, भारत में कर्नाटका में, कर्नाटका में इसका पहला केस था ओमिक्रॉन का। दुनिया में पहला केस साउथ अफ्रीका में, भारत में कर्नाटका में पहला केस। ओमिक्रॉन को लेके अभी बहुत सारा जो सम्मेलन वगैरह को स्थगित कर दिया गया है, या बहुत सारा सम्मेलन था, बहुत सारा गेम को स्थगित किया गया, इसलिए ओमिक्रॉन जानना है जरूरी, साउथ अफ्रीका और कर्नाटका। वैश्विक सूर्य नमस्कार लिखिए, वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम किस दिन आयोजित किया गया, वैश्विक सूर्य नमस्कार, वैश्विक था, डेट याद करना इसका है जरूरी। वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम इंटरनेशनल न्यूज है, वैश्विक सूर्य नमस्कार, नमस्कार भारत के ताकत को दर्शाता है कार्यक्रम। वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किस दिन को आयोजित किया गया था, किस दिन को, 14 जनवरी 2022 को, 14 जनवरी 2022 को। देखिए एक बता रहे हैं कि अगर जो क्वेश्चन आप लोगों को आता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, निगेटिव तो वहां पे तो निगेटिव नहीं है, बीपीएससी में तुक्का लगाना है। कैसे लगाइएगा, यहाँ पे अगर तुक्का लगाने का आपको लग रहा है कि संभावना है, ऑप्शन देगा तो है नहीं, संभावना है। सूर्य नमस्कार, मकर संक्रांति 14 जनवरी। तुक्का लगाने का एक आइडिया आप तरीका बैठा लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा सही। हाँ 14 जनवरी।
और ये यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाएगा, किस किस ये मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम को, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि आपको ऐसा मंत्रालय का नाम दे देगा कि बहुत लोग हो जाए कंफ्यूज, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मंत्रालय का नाम लिख लीजिए, किस मंत्रालय का। ये जो प्रोग्राम बनाया था आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय का ये था वैश्विक सूर्य नमस्कार का। अलग बना दिया गया इसको, अलग बना दिया गया इसको। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़े होंगे आप लोग, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से पूछता है, हमेशा पूछेगा, हमेशा पूछता है फॉरेस्ट रिपोर्ट। 2 साल में एक बार जारी होता है, अभी जारी हुआ। कुछ फैक्ट इसका है, हम लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए। और कौन सा रिपोर्ट है अभी जारी हुआ, जो 21 का रिपोर्ट है, ये अभी जारी हुआ है 22 में। पहले पहले कब जारी हुआ था? 2019 में। ये 2021 का है रिपोर्ट, जो कि 2022 में जारी हुआ है। ये बहुत अच्छा रिपोर्ट है, पूछता है, लिख लीजिए 2019 के सापेक्ष, मतलब एक बार ये रिपोर्ट हुआ था 19 में, 19 के तुलना में 2021 में 2021 में 2000 सापेक्ष, उसके तुलना में भारत में वन क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई है? 2019 से तुलना कीजिए, तो अभी तक भारत के वन क्षेत्र में मात्र 0.22% की वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में। वन क्षेत्र में सापेक्ष 2021 में वन क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई है? बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, तो मात्र 0.22% का वृद्धि हुआ वन क्षेत्र में, 0.22। अगला लिखिए क्वेश्चन कि 2021 में भारत में वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत, 2021 में भारत में वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 80.9 मिलियन हेक्टर था। 80.9 मिलियन हेक्टर है, मिलियन हेक्टेयर हेक्टेयर है। कितना हेक्टेयर है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ये कुल क्षेत्रफल का कितना % पड़ता है? भारत के कुल क्षेत्रफल का पूछता है क्वेश्चन, यही से 24.62। मतलब भारत में अभी जो कुल वन क्षेत्र है वो 24.62 है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% क्षेत्रफल जो है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2021 में वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत आता है भारत का कुल क्षेत्रफल का 24.62, 24.62%। ये लिख लीजिए फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला फैक्ट लिखिए कि कुल वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? MP, मध्य प्रदेश। कुल वन क्षेत्र मैंने सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, सबसे ज्यादा वन का क्षेत्रफल। 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जिसमें लोग, जो बच्चा होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो जाता है। एक है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, और एक क्वेश्चन होता है कि अपने भौगोलिक क्षेत्र में वनों का प्रतिशत। तो ये प्रतिशत नहीं है, ये है कि मतलब सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, मतलब वन का क्षेत्रफल, वनों का फैलाव। लिखिए पहला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरा कहाँ पे है? तीसरा छत्तीसगढ़ है।
छत्तीसगढ़ है। चौथा पे कौन है? श्योर, आप ही लोग के भरोसे हम हैं। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीन जानते हैं आप लोग, लिखिए। पहला पे कौन है वन क्षेत्रफल में? मध्य प्रदेश, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में छत्तीसगढ़, चौथा में उड़ीसा, पांचवा में महाराष्ट्र। ये आंकड़ा याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है, तब अरुणाचल प्रदेश में है, तब छत्तीसगढ़ में है, तब उड़ीसा में है, तब महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन एक पूछता है ये, ठीक, इसी से ये क्वेश्चन यहाँ से बनाता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आजकल बना रहा है दूसरा सेक्शन से। ये लिख लीजिए दूसरा सेक्शन, ये क्या बोल रहा है कि राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में, राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत। मतलब समझ रहे ना क्या कह रहा है क्वेश्चन ये? कि हाँ, मतलब अपने एरिया में परसेंटेज पे, भौगोलिक परसेंटेज पे। सबसे पहला हम लिखे मिजोरम है। हाँ, मिजोरम में 84% वन क्षेत्र है। अब सोचिए कि वहां पे 16% में ही मतलब मेन मैदानी इलाका है, जिसको मैदानी मत 16 है और 84% हो गया वो। पहला लिखे मिजोरम। दूसरा कौन है? मिजोरम पहला है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा कौन है? श्योर, तीसरा मेघालय। चौथा भी पता है? हाँ, चौथा भी पता है आपको? चौथा जानते हैं? देखिए, पहला मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और मणिपुर, नागालैंड। सजाने के लिए दे दे तो 5 कम से कम जानी है। मणिपुर और 5वां नागालैंड। हर जगह 50% से ज्यादा है, हर जगह 50% से ज्यादा वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन लिखिए कि खाद्य एवं कृषि संगठन के वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन अनुसार, खाद्य एवं कृषि संगठन के वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार वैश्विक वन संसाधन, वैश्विक वन संसाधन, वैश्विक वन संसाधन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन के वैश्विक मूल्यांकन 2020 में सर्वाधिक वन, 2020 में सर्वाधिक पन्नाछादित, मतलब कि सबसे ज्यादा जहां पे वन है उसको बोला जाता है पन्नाछादित। तो वैश्विक वन संसाधन के अनुसार 2020 में सर्वाधिक वन, वैश्विक मतलब दुनिया में कहां पे है सर्वाधिक वनाच्छादित देश कौन सा है? सबसे ज्यादा, अच्छा कौन सा है? सबसे ज्यादा वन कहां पे है पूरे दुनिया में? ये पूछे, हाँ, ये पूछा वो क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा वन कहां पे है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम सही बनाए थे वैसे, उस समय हम बैठे थे, हम सही बनाए थे। कुछ फ्रेंड गलत भी बनाए थे, हम भी थे कंफ्यूज, लेकिन फिर भी हम उस समय एक इंटरनेशनल इशू हुआ था, इसलिए पता था कि उस समय रूस के जंगल में आग लग गया था, तो इसीलिए हमको पता था रशिया है पहला नंबर पे। हमको भी ब्राजील ही पता था, रशिया है, रूस।
रूस लिख लीजिए, आप लोग आंकड़ा देख लीजिएगा। और रूस है, रूस है, और इसका ये भी पता होना चाहिए कि 20% रूस, 20% लिखिए रूस। उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद ब्राजील, ब्राजील है 12%, रूस 20%, ब्राजील 12%, तब कनाडा, कनाडा, कनाडा 9%। लिख लीजिए, सबसे ज्यादा वन रूस में है, ब्राजील में है, कनाडा में है। कनाडा के बाद आपको यूएसए में है, यूएसए, यूएसए में है 8%। और 5वां नंबर कौन है? नहीं, भारत को तो मेरे ख्याल से ये 7वां 8वां हो जाता है। चीन है, अरे बहुत जगह चाइना में। क्षेत्रफल नहीं देख रहे हैं चाइना का? नहीं, जंगल भी है, 5%। चाइना 5%, 5वां है। सबसे पहले रूस है, रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चाइना। सबसे ज्यादा ये वनाच्छित है, वनाच्छादित है ये। अगला लिखिए कि P3, P3 P3 लिख लीजिए। P3 का क्या है मीनिंग? मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट। प्रोलेनेट, मूवमेंट, प्रोप्लेनेट, 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 प्लेनेट, प्लेनेट, हाँ। और प्यूपिल, 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 हाँ प्यूपिल। अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? ये अवधारणा P3 का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? मोदी जी के द्वारा दिया गया, मोदी जी के द्वारा दिया गया था यह अवधारणा। और कब दिया गया ये भी लिख लीजिए कि विश्व आर्थिक मंच के, विश्व आर्थिक मंच के दावेस, दावेस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए। P3 का एजेंडा मोदी जी ने दिया था विश्व आर्थिक मंच के दावेस एजेंडा शिखर सम्मेलन में। लिख लिए? क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शन देंगे इसका, अगर आप लोग को पता नहीं होगा, पता होगा तो ऑप्शन नहीं देंगे। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कार्य योजना। देखिए, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार, हस्तशिल्पकार योजना, हस्तशिल्पकार योजना, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना, हैंडक्राफ्ट से ये रिलेटेड है। किस मंत्रालय का योजना है ये? जो योजना है, ये योजना किस मंत्रालय का है? बता, ऑप्शन दे, बता दीजिएगा। दे रहे ऑप्शन, बना, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग, हाँ, सूक्ष्म एवं लघु, सूक्ष्म एवं, हाँ, लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन दे रहे, बनाइए। आज 7 बजे तक दिक्कत नहीं आप लोगों को ना? 7 बजे तक क्लास चलेगा तो 5 बजे से मीटिंग था। हाँ बिल्कुल दे देंगे, 5 बजे से मेरा मीटिंग था, हम सर से कैंसिल करवा दी बोलते। यहाँ पे टीचर लोग का था, मीटिंग था। हाँ आज मीटिंग 5 बजे, हम सर से बोले सर हमारे लिए मीटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो बच्चे हमारे भरोसे पे आते हैं इतना टाइम लॉस करके उनका क्लास लेना। बैठोगे सर? हाँ, सूक्ष्म लघु मध्यम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। सूक्ष्म लघु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय।
और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ये आत्मनिर्भर, ये योजना जो किया गया था चालू, मोदी जी घोषणा किए थे और इसको भारतीय मीडिया में बहुत हाइप मिला था। इस योजना को भारतीय मीडिया में बहुत हाइप मिला था, इसलिए जानना जरूरी है। ये हुआ सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग और संख्यक कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, और ये हो गया ई, कोई नहीं एक से अधिक। ये जब हुआ था तो इसको हाइप मिला था बहुत। इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा, सबको पता है डी होगा। हाँ हाँ, ये है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की ये योजना है, आत्मनिर्भर फल स्वीकार योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र की, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। अगला लिखे क्वेश्चन कि हैदरपुर नम भूमि को, हैदरपुर हैदरपुर नम भूमि, हैदरपुर नम भूमि को, आप समझ गए, हैदरपुर नम भूमि को भारत की कौन सा मिला है? 47वां, 47। हैदरपुर नम भूमि को 47वां रामसर नम भूमि, रामसर में शामिल किया गया है, रामसर संधि के तहत रामसर भूमि, रामसर भूमि कौन, ये है, ये 47वां है, रामसर भूमि इसको शामिल किया गया है। ये कहां पर है? क्वेश्चन ये बनता है, ये कहां पर है? हैदरपुर नम भूमि जो कि 47वां नम भूमि है रामसर का, भारत का है 47वां। नाम याद कीजिएगा, ये क्योंकि जो आप लोग को पिछला बार करवाए थे तो 2 हम गुजरात का करवाए थे और फिर आप लोग का 2 हम हरियाणा का करवाए थे, तो टोटल चारों लेके 46 था। 42 आपको हरियाणा का 2 करवाए थे और 2 गुजरात का करवाए थे, दोनों को याद रखिएगा। ये 47वां है और ये है कहाँ पे? ये है आपको उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ये आपको उत्तर प्रदेश में। बीपीएससी पूछ देता है, पूछता है बीपीएससी में रामसर भूमि क्षेत्र। नहीं, ये जनवरी फरवरी का है, हाँ न्यूज है। क्या लग रहा है आपको? आईपीएल 15वां लिखिए, कुछ उसका फैक्ट, आईपीएल 15वां कुछ फैक्ट लिखिए। दूसरा फैक्ट है ये, दूसरा फैक्ट लिखवाएंगे। नीलामी कहाँ हुआ था पता है आप लोगों को? इसका नीलामी कहाँ हुआ था? नीलामी कहाँ हुआ था? कितना गंभीरता से आप लोग 15वां पढ़े हैं उसी लिए पूछ रहे हैं। नीलामी कहाँ हुआ था इसका? प्लेयर का नीलामी बेंगलुरु में हुआ था। कई 15वां बोल रहे हैं ना, 15वां नहीं, अब तो हमको तो 15वां ना चाहिए, 15वां तो चल ही रहा है अभी। नहीं, वो तो 14वां तो करा दिए सारा, 14वां सारा करा दिए। बेंगलुरु में इसका नीलामी हुआ था, 4 मुंबई में नाम दे देगा, शारजाह में नाम दे देगा, तो बेंगलुरु में हुआ था नीलाम में, लिख लीजिए। सर्वाधिक महंगा कौन बिका था? ईशान किशन, बिहार का है, बिहार का है इसलिए
ईशान किशन बिका था, कितने करोड़ बिका था? हाँ 15.25 करोड़। ईशान किशन 15-25 लिख लीजिए। पहला कौन भी ईशान किशन था? ईशान किशन बिहार का था इसलिए ईशान किशन। दूसरा महंगा प्लेयर कौन था? दीपक चाहर। दीपक चाहर। और तीसरा कौन था? तीन, आप लोगों को कम से कम 3 पता होना चाहिए। श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर। बिहार को अलग ये पूछ सकता है कीमत 15.25 करोड़। 15.25 करोड़ सबसे महंगा ये बिका था। किसके लिए बिका था? किस टीम के लिए? एमआई के लिए, मुंबई के लिए बिका था। कर लीजिएगा। दीपक चाहर कितना बोले? 14 करोड़। नहीं 14 करोड़ सिर्फ है, 14 करोड़ है। और ये है 12.25 करोड़। हाँ ये जरूरी है जानना एमआई के लिए, मुंबई इंडियन के लिए। कलकत्ता के लिए, लेकिन ये तो क्रिकेट आप लोग पता है, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है क्योंकि ईशान किशन बिहार से है, इसलिए हम लोग को वो जानना जरूरी है। आगे क्या नवादा का है? और विदेशी खिलाड़ी में सबसे महंगा कौन बिका था? विदेशी खिलाड़ी में सबसे महंगा लिख लीजिए, लिविंग स्टोन। लिविंग स्टोन लिखता है। विदेशी खिलाड़ी में सबसे कहाँ का प्लेयर है ये? इंग्लैंड का प्लेयर है। हाँ और कितना में बिका था ये? श्योर नहीं ना? तो ये होगा तब 11.50 करोड़। हाँ लेकिन हमको विदेशी में पहला ही जानना है, लेकिन इंडियन में 1 2 3 हम जान गए। और खास हमको ईशान किशन को जानना है कितना बिका था और किस टीम के द्वारा बिका था, वो जानना जरूरी है। रामानुजाचार्य का नाम आप लोग ये सुने होंगे, बहुत मस्त आपकी बात। हाँ लिख लीजिए कुछ उनका फैक्ट। संत रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कैसा मूर्ति बना है? किस मुद्रा में? बैठा हुआ मुद्रा, बैठी हुई मुद्रा में। एक फैक्ट ये है कि इनकी जो मूर्ति बनी है बैठी हुई मुद्रा में। कुछ फैक्ट जो कि पूछ देगा, किस मुद्रा में पूछ देगा? बैठी हुई मुद्रा में। सोते हुए भी मुद्रा होता है, सोए मुद्रा, खड़े मुद्रा। अगर फैक्ट पूछ देगा बैठी हुई मुद्रा में। एक लिख लीजिए। स्थापित कहां पे हुआ है? हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ है। अगला फैक्ट लिखिए। ऊंचाई क्या है? 216 फीट ऊंचा है। देख लीजिएगा 216 फुट। 216 63 है कि 16? देख लीजिएगा 216 देख लीजिए ना। हाँ नाम क्या है इसका? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक। स्थापित कब हुआ था? कितने तारीख को? तारीख पूछ सकता है। इसका फुट बताइए जरा हमको चेक करके। दो 216 फीट है, कंफ्यूज मत होइएगा। उद्घाटन कब हुआ था? 5 फरवरी 2021 को। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ना? यही पूछेगा नाम क्या दिया गया है, जान लीजिएगा। फुट पूछ सकता है, कितना फुट है, बैठी मुद्रा है। हाँ मोदी जी के द्वारा वो किया गया था। कितना एकड़ में ये जो प्रोजेक्ट है, कितना एकड़ में फैला हुआ है पूरा?
45 एकड़ में फैला हुआ है पूरा प्रोजेक्ट। 45 एकड़ में फैला हुआ है, लिख लीजिए फैक्ट। कुल लागत कितना आया था इस पे? 1000 करोड़। नहीं, फैक्ट लिख लीजिए। जब आपको पता है यहां से बन रहा है क्वेश्चन, तो आपको पूछे नहीं पूछे, आपको सारा फैक्ट पता होना चाहिए। इसलिए आप देख लीजिए, यही से फैक्ट पूछता है और आपको यहाँ पे कैसे देगा, ए में दे देगा कोई फैक्ट, बी में दे देगा कोई फैक्ट, सारा फैक्ट सी डी करके दे देगा और फिर आपको चूज करने दीजिए, बताए कौन सही है। हाँ, इसीलिए आपको सारा फैक्ट मान लीजिए पढ़ के जाइए, कुछ फैक्ट छोड़ दीजिएगा तो आपको बड़ी लॉस होगा, बड़ी अफसोस होगा। हाँ, कितना लागत है इसका? 100 करोड़। 1000 करोड़ रुपए था। अच्छा, किसके पैसे से बना है, कौन बनवाया इसको, कौन दान दिया है, यही पूछ देगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, पैसा कौन दिया था उसके लिए, किसने, ये निर्माण किसने करवाया है? हमको तो पता है कि ये बना वो बना, मतलब कि ये मोदी जी गए ये हुआ, लेकिन इसका निर्माण कौन कराया था, उसको पैसा कौन दिया था? लिख लीजिए, हैदराबाद का संस्था है, लिख लीजिए माई होप ग्रुप। माई होप, माई होप, HOP, माई होप, GROUP, माई होप ग्रुप, हैदराबाद। हैदराबाद माई होप ग्रुप, इसी ने निर्माण किया और सारा पैसा, ये जो ये देख रहे हैं ना 1000 करोड़, इसी ने दान दिया है। हो सकता है ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। इनका जन्म किस सदी के संत थे ये रामानुजाचार्य? 11वीं सदी के, 11वीं सदी के संत थे। हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, 11वीं सदी के संत थे। देखिए, ये डायरेक्ट यहां से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन करता है? 35-40 क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया। ये किस सदी के ये संत हैं? जन्म कब हुआ था इनका, लिख लीजिए 1017 में। 1017 में जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 1017 में इनका जन्म हुआ था। करेंट से रिलेटेड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और फैक्ट लिखिए। और इनका जन्म कहां पे हुआ था? जगह का नाम क्या था? श्री पेरुम्बदूर। हाँ, कहां पे हुआ था जन्म? पेरुम्बदूर। इनका हुआ था जन्म 1017 में श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। ये कहां पे है? तमिलनाडु। भक्ति कहा जाता है कि दक्षिण से उत्तर में कौन भक्ति लाया था? दोहा भी है, रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था, भक्ति आंदोलन का शुरुआत कहां पे हुआ था? हिस्ट्री का क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन का शुरुआत दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था दक्षिण भारत में। उनको उत्तर भारत में कौन लाए? उनको उत्तर भारत में लाए कौन? रामानुजाचार्य। वैष्णव संत थे ये, वैष्णव संत थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया ये। ऑपरेशन गंगा तो जानते होंगे आप लोग, सब लोग जानते हैं। हाँ, यूक्रेन से जो लाया गया था। चलिए ठीक है। हाँ, और हाँ, ऑपरेशन गंगा जाना जरूरी है, इसलिए कि करेंट से पूछेगा। अफगानिस्तान वाला भी तो जो चलाता है वो देवी शक्ति, हम लिखवा दिए थे जब तालिबान शासन में था। हाँ, देवी शक्ति हुआ, ऑपरेशन गंगा हुआ। अगला क्वेश्चन लिखिए कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के अपील पर, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के अपील पर भारत ने कितने टन गेहूं, संयुक्त राज्य कार्यक्रम के अपील पर भारत ने कितना टन गेहूं निःशुल्क आपूर्ति अफगानिस्तान को किया है? करने की हामी भरी है। अफगानिस्तान को
कितना टन गेहूं भारत ने निःशुल्क देने के लिए हामी भरी है यूएनओ में? संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के अपील पर भारत ने कितना टन गेहूं निःशुल्क आपूर्ति अफगानिस्तान को करने को हामी भरी है? 50,000 टन। 50,000 टन, जिसमें 25,000 टन कुछ दिन पहले भेजा गया है। 50,000 टन पहली खेप 25,000 टन कब भेजी गई थी? 26 जनवरी 2022 को। 25,000 टन 26 जनवरी 2022 को भेजा जा चुका है अफगानिस्तान को। यह क्वेश्चन है किस रास्ते से भेजा गया है? किस रास्ते से भेजा गया है? इसको भेजा गया अट्टारी बॉर्डर, पाकिस्तान से, अट्टारी बॉर्डर से, अट्टारी बॉर्डर से। इसके लिए हाँ दिया नहीं गया था, लेकिन फिर यहाँ से यूएनओ के थ्रू ये हुआ था। ये पाकिस्तान में ही है अटारी बॉर्डर। हाँ मिल गया था बाद में। मतलब ये पूछेगा क्वेश्चन कैसे भेजा गया, सड़क रास्ते से भेजा गया, सड़क के माध्यम से, या मतलब कि ये समुद्री माध्यम से, सड़क के माध्यम से ये भेजा गया था, भेजे गया था है? नहीं नहीं, सड़क के माध्यम से गया था। 50 ट्रक था। नहीं नहीं, ये जो टन गया था ना 25,000 टन अटारी बॉर्डर से गया था, और मेरे ख्याल से 50 या 500 ट्रक गया था। ठीक, पूछ लीजिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा। सड़क परिवहन के, सड़क परिवहन से गया था ये। पाकिस्तान अड़ गया था कि बॉर्डर के बाद से, पाकिस्तान यहाँ पे अड़ गया था कि जो बॉर्डर के बाद से जाएगा तो वहां पे हमारे ट्रक में जाएगा। लेकिन भारत उसके लिए तैयार नहीं हुआ कि अगर वो पाकिस्तान के ट्रक में जाता तो पाकिस्तान का झंडा होता। हाँ कुछ तो वहां पे जो भी अफगानिस्तान में जाता तो वहां के पब्लिक को पता नहीं चलता कि ये जो दान किया गया है ये कहाँ से आया है। इसीलिए उसमें भारत तैयार नहीं हुआ। तो उसमें भारत का ट्रक था, भारत का झंडा था, और फिर आपको यूएनओ का झंडा था। देख लिए, ये गया था सड़क परिवहन से। आप लोग मत कीजिए कंफ्यूज। सड़क परिवहन के माध्यम से यही पूछ सकता है किस माध्यम से गया था, सड़क परिवहन के माध्यम से गया था। G20 शिखर सम्मेलन 16वां कहाँ हुआ था? 16वां कहाँ हुआ था? हाँ G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 16वां हुआ था रोम में। लिखिए, रोम में 2021 में 16वां हुआ था रोम में। G20 का 16वां रोम में हुआ था 2021 में। G20 का 17वां बताइए जो और G20 का 18वां लिख लीजिएगा। 16वां हुआ था रोम में 2021 में, 17वां 22 में बाली। बाली कहाँ पे पड़ता है? बाली इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया में पड़ता है बाली, BALI बाली। 18वां कहाँ है? हम लोग को 18 जानना है भारत में। 18 कहाँ पे होगा? भारत में होगा। और कब होगा? 2023 में होगा। 2023 में होगा, भारत में होगा। कौन सा होगा? 18 होगा। 19 कहाँ पे होगा? ये भी क्लियर हो गया है जी। 19 कहाँ पे होगा? नहीं, ये होगा ब्राजील में। क्या सड़क ही होगा ना? कंफ्यूज मत होगा, वहां पे ये होगा ब्राजील। इसलिए कि वहां पे थोड़ा सा विदेश नीति का बात हो गया था, जो आप लोग दिए कंसेप्ट कि वहां पे जो बॉर्डर जो हुआ आपको अटारी बॉर्डर, वहां से इससे ट्रक रुक गया था। पाकिस्तान बोला कि यहाँ से हमारे ट्रक से जाएगा, लेकिन भारत बोला नहीं। तो ज्यादा तो वहां से पाकिस्तान का श्रेय लेने का ज्यादा संभावना था। तो भारत ट्रक से गया था, भारत का लगा हुआ झंडा, बस उसको वहीं गया था, ट्रक गया था। ब्राजील में कब होगा? ये 24 में होगा, 2024 में होगा।
ब्राजील में G20। हम लोग को 18 याद रखना है, 23 में भारत में होगा। लोकतंत्र सूचकांक लिखिए 2021, लोकतंत्र सूचकांक, हाँ, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। 22 में जारी हुआ, 21 का, 20 का लिखवा दिए आप लोग को। लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी कौन करता है? जारी कौन करता है इसको? कौन संस्था जारी करती है? लिख लीजिए, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। ये कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन, ब्रिटेन की संस्था है, यही जारी करती है। ये लिख लीजिए कि 21 का है कि 167 देशों में, ये भी पूछा था, पहले नहीं पूछता था, अब पूछता है कितने देशों में? 167 देशों में। सही लगाने के लिए ये बोल देता है कौन सा सही है, लिखिए 167 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 46वां। वो भी लिखवा दे रहे हैं, 167 देशों में भारत का रैंक है। भारत का रैंक है 46। 167 देशों में भारत का रैंक है इतना। और 20 में कितना था? 2020 में लिख लीजिए कि 2020 में 167 देशों में भारत का रैंक था 53वां था। कितना में? 2020 में। 2020 में ये था 53 था, और 2021 में 46 है। 7 पैदान का सुधार आया, ये भी पूछ सकता है कितने पैदान का सुधार आया? लिखा नहीं, कितना पैदान का सुधार आया? 7 पैदान का, डायरेक्ट पूछ दिया क्वेश्चन। और यहाँ पे एक फैक्ट इसमें लिखिए लोकतंत्र में, कि भारत के सभी पड़ोसी देशों का पूछ देगा फैक्ट में कौन से। भारत के सभी पड़ोसी देशों का रैंक भारत से खराब है, सबका भारत से खराब है। लोकतंत्र में भारत का जो रैंक है अपने पड़ोसी से सबसे अच्छा है। लिख लीजिए, फर्स्ट रैंक पे पूछेगा क्वेश्चन, फर्स्ट रैंक पे कौन है लोकतंत्र में? सबसे ज्यादा लोकतंत्र कहाँ पे है? देखिए, नॉर्वे में, नॉर्वे पहला नंबर पे है नॉर्वे, दूसरा पे न्यूजीलैंड, हाँ न्यूजीलैंड, दूसरा पे न्यूजीलैंड है, तीसरा पे लिखिए फिनलैंड, फिनलैंड फिनलैंड फिनलैंड। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। चौथा लिख लीजिए स्वीडन, स्वीडन स्वीडन, और पांचवा है आइसलैंड, पांचवा है आइसलैंड। न्यूजीलैंड दूसरा पे है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है, स्वीडन है और आइसलैंड है। सबसे खराब है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान 167 रैंक पे है, 167 पे कौन सा है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। लोकतंत्र को लेके 167 पे आपको ये अफगानिस्तान। और उसके बाद कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, जिसको पहले क्या बोलते थे? म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था, है? अगला क्वेश्चन लिखिए कि देश में पहली वाटर टैक्सी का शुरुआत कहाँ हुआ है? पता है आप लोग को? हाँ, देश में पहली बार वाटर टैक्सी का शुरुआत, वाटर टैक्सी, वाटर टैक्सी
देश में पहली बार वाटर टैक्सी का शुरुआत कहाँ हुआ है? ऑप्शन देने पे कंफ्यूज हो जाइएगा, बता दीजिएगा आप लोग। वाटर टैक्सी ऑप्शन दे, नहीं लिख नहीं रहे ऐसा पता। पहला याद रख लीजिएगा, लिखिए गुजरात वाटर टैक्सी, केरला, गुजरात, केरला, गोवा, पुडुचेरी, पौंडीचेरी वाटर टैक्सी, और ई कोई नहीं, एक से अधिक वाटर टैक्सी। देश में सबसे पहले वाटर टैक्सी का शुरुआत हुआ है मुंबई में। मुंबई में, जगह पूछे मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन, एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन यानी कि बायो सीएनजी, पढ़े होंगे आप लोग, बहुत ही चर्चित हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन संयंत्र का लोकार्पण कहाँ पे हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा, हाँ बताइए, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी, बायो सीएनजी गोवर्धन। इसका संयंत्र कहाँ पे लगा है? बायो सीएनजी गोवर्धन, एशिया का सबसे बड़ा है ये। कहाँ पे? एशिया का सबसे बड़ा, पढ़े हैं, सुने होंगे जरूर। अगर आप लोग को स्टेट पूछे तो एमपी, मध्य प्रदेश। जगह पूछे तो इंदौर, जगह पूछे तो इंदौर, स्टेट पूछे तो एमपी। एशिया का सबसे बड़ा ये लगा है इसमें बायो सीएनजी का। अगला क्वेश्चन बताइए कि विश्वविद्यालय ये अनुदान आयोग यूजीसी, नाम सुने होंगे, इसका नया चेयरमैन कौन बना है यूजीसी का? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नए चेयरमैन का नाम क्या है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। प्रोफेसर एम जगदीश, जगदीश नहीं, जगदीश कुमार, यूजीसी, यूजीसी, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। अच्छा, शांति श्री धूलीपुरी का नाम सुने अभी आप लोग? शांति श्री धूलीपुरी, शांति श्री धूलीपुरी लिख लीजिए, शांति श्री धूली, धूली, ये धूलीपुरी, शांति श्री धूलीपुरी महिला है ये, नाम भी नहीं सुने इधर, शांति श्री, नाम लिख लीजिए इनका, शांति श्री धूलीपुरी। ये है जेएनयू की पहली महिला कुलपति। आज तक इतिहास में यहाँ पे जो महिला कुलपति कोई नहीं बना था। जेएनयू की पहली महिला कुलपति, कुलपति, जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। माधवीपुरी बुच का नाम सुने आप लोग? माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच, नाम लिख लीजिए, माधवी पुरी बुच, BUCH, माधवीपुरी बुच लिख लीजिए नाम। ये कौन है? सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है ये, सेबी की पहली, सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन। आज तक पुरुष ही होता था, यहाँ पे भी पहली महिला है, यहाँ पर भी पहली महिला है। हाँ, सशक्तिकरण लगता है हो रहा है। एक क्वेश्चन बनाइए कि उद्योगपति राहुल बजाज का हाल में निधन हो गया है, नाम सुने होंगे?
वहां से क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन उद्योगपति राहुल बजाज का हाल में निधन हो गया है, वो निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित थे? राहुल बजाज निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित थे? पता है आप लोग को? ऑप्शन देने सही बनाए तो इसका ए में लिखिए पद्म विभूषण, उद्योगपति राहुल बजाज का हाल में निधन हो गया, किस पुरस्कार से सम्मानित थे? ए में लिखिए पद्म विभूषण, बी में लिखिए पद्म भूषण, सी में लिखिए भारत रत्न, और सी में लिखिए इनमें से कोई नहीं। इनको पद्म भूषण मिला था, भारत रत्न नहीं मिला इनको, इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। राहुल बजाज को पद्म भूषण मिला है, बहुत बड़े उद्योगपति थे। हाँ, इनके दादा जो थे ये लोग थे, मतलब कि आपको आजादी के लड़ाई से सक्रिय है, ये स्वतंत्रता संग्राम से इनका पूरा परिवार सक्रिय है, इसीलिए बना दिए क्वेश्चन इसको। पद्म भूषण मिला था इनको, विभूषण नहीं मिला इनको, और ना अभी तक भारत रत्न मिला था, लेकिन पद्म भूषण मिला था। पुस्तक का नाम लिखिए, पुस्तक का नाम लिखिए। नहीं, ये पुस्तक में लिखिए, पुस्तक का लिखिए, नाम दे रहे हैं आप लोग को। पुस्तक का नाम लिखिए, द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, SOUL, द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, SOUL, द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, इंडिया सोल, इंडिया सोल, SOUL। इसके राइटर कौन है? किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या लिखा है बोलिए? द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल। राइटर कौन है इसके? सुने हैं आप लोग नाम इधर? राइटर शशि थरूर, शशि थरूर। और ये सनराइज ओवर अयोध्या लिखवाया था पिछली बार। कौन है ये? सलमान खुर्शीद। और लिख लीजिए, पूछ सकते हैं। बहुत सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर OVER अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद। बुक का नाम क्या है? सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद। लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए कि भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास मिलन 2022 मिलन, ये भारतीय नौसेना का है, भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास, नौसेना का, भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास, संयुक्त अभ्यास कौन सा? मिलन 22 मिलन 22, मिलन 2022, मिलन 2022 कहां पे हुआ था? किस तट पे हुआ था? ये वाला मिलन, यही पूछ देगा मिलन। सबसे पहले ये क्या है? नौसेना का है, नौसेना का है मिलन। कहां पे हुआ था? विशाखापट्टनम के तट पे, विशाखापट्टनम के तट पर हुआ था, तट पर, विशाखापट्टनम के तट पर हुआ था मिलन 2022 लिख लीजिएगा। कौन सा ये कौन सा था? इसका 11वां था, ये 11वां था 2022 में जो हुआ था। इसका थीम क्या था? लिख लीजिए मिलन का। इसका थीम था सौहार्द, सौहार्द, एकजुटता, सहयोग, एकजुटता, यूनिटी, सौहार्द, एकजुटता, सहयोग। सौहार्द, एकजुटता,
ये प्लीजर हो जाएगा। इसका थीम था 22 का, ये थीम पूछ देगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी का। विश्व कैंसर दिवस पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्व कैंसर दिवस अभी रुका हुआ है, वैसे ये बहुत पूछता था। विश्व कैंसर दिवस बहुत बार पूछा है, पहले तो सारा पूछता। 4 फरवरी लिख लीजिए। 4 फरवरी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। एक लिख लीजिए इंटरनेट सुरक्षा दिवस, ये कब मनता है? इंटरनेट सुरक्षा दिवस 11 फरवरी। इंटरनेट सुरक्षा दिवस 11 फरवरी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो पता होगा, लिख लीजिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। क्या चीज? नाम सुने इनका? साकिबुल गनी का क्या है? लिख ले, बिहार के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के अपने पहले ही मैच में 13 शतक बनाने वाला ये है, एकलौता है। और ये नहीं, और ये 20 के पहले बल्लेबाज है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वर्ल्ड के ये पहले बल्लेबाज हैं जो कि अपने उद्घाटन मैच में इन्होंने 13 शतक बनाया था। 20 के पहले बल्लेबाज है। कहाँ के हैं? बिहार के हैं, इसलिए जरूरी है। हाँ, कलकत्ता में बनाया था मिजोरम के विरुद्ध। कलकत्ता में बनाए थे ये, मिजोरम के विरुद्ध 341 रन बनाए थे। हाँ, अच्छा पूछा था ये। अच्छा, किसके खिलाफ बनाए थे? मिजोरम के खिलाफ। कहाँ पे बनाए थे? कलकत्ता। कलकत्ता में बनाए थे। कहाँ पे बनाए थे? कलकत्ता में। कलकत्ता में मिजोरम के खिलाफ। मिजोरम के खिलाफ कितना रन बनाए थे? 36 श्योर है? 336 था कि ज्यादा था कुछ? हाँ, 341 रन था। 341 बनाए थे, 341 रन। और 20 के पहले बल्लेबाज है। और कौन सा टूर्नामेंट था वो? ये पूछ देगा। रणजी ट्रॉफी का मैच था। रणजी ट्रॉफी का मैच था वो। रणजी ट्रॉफी का मैच था। ये सारा फैक्ट लिख लीजिए, अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इससे ज्यादा फैक्ट नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए कि भारत पांचवी बार अंडर 19 विश्व कप का विजेता बना। कितनी बार बना? 5वीं बार बना था। कहां पे हुआ था ये? वेस्ट इंडीज में हुआ था। वेस्ट इंडीज में हुआ था। किसको हरा के जीता भारत? नहीं, इंग्लैंड को हरा कर जीता भारत। इंग्लैंड को हरा कर जीता था। ये मत कीजिए, पूछ देगा तो बता दीजिएगा। इंग्लैंड को हरा कर भारत ये जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? वेस्ट इंडीज में। हाँ वो था, लेकिन कितनी बार जीता था है महत्वपूर्ण। ये भारत ये वर्ल्ड कप 5वीं बार जीता है। जूनियर वर्ल्ड कप 5वीं बार जीता है इंग्लैंड को हरा के।